हेलो दोस्तों, न्यू लक्ष्य एकेडमिक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम सीटेट मैथ के मैराथन करने वाले हैं, जो सीटेट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लक्ष्य एकेडमिक। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आए और आपके भविष्य के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है कि गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी जो आपका मैथ होता है, मैथमेटिक्स, जो आपका मैथ होता है, मैथमेटिक्स होता है, ये क्या पूछा गया है कि गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी जो आप गणित पढ़ते हो उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, आप कैसे उसको समझ सकते हो। प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मैथ की जो ये आपका मैथ यानी मैथमेटिक्स के जो नेचर होते हैं वो कैसे होने चाहिए। कठिन होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो गणित है उसका नेचर बहुत कठिन होना चाहिए? तो भाई कठिन तो नहीं होना चाहिए। सरल सरल भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ये आपका है सजावटी। क्या गणित को हम सजावटी रूप से देखते हैं कि भाई अच्छे अच्छे तरीके से सजा दो तो क्या गणित वो होता है? तो ये भी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तार्किक। तार्किक का मतलब क्या होता है कि जो आपका गणित होता है, गणित कैसा होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। यानी गणित क्या होता है? जिसके अंदर लॉजिक्स होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो एक सवाल से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो। भाई ये ऐसे करते, 2 प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? लॉजिकल। ये लॉजिकल का मतलब क्या होता है? आपके माइंड की क्रिएटिविटी, मतलब आपके माइंड क्या सोचती है, कैसे आप उस चीज़ को वर्क कर रही है, सब हमें क्या सिखाता है? लॉजिकल। और ये जो आपका मैथ होता है, इसकी नेचर कैसी होती है? लॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि तार्किक। ऑप्शन है आपका क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। भाई आपको दे रखा है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा हमें ये जानना चाहिए कि सिर्फ ये, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप गणित जानने की कोशिश कर रहे हो। ये बोल रहा है कि अगर आपको अधिक गणित जानना है तो वो मत जानो, सबसे आप किस पर ध्यान दो कि गणितीकरण कैसे करते हैं, कैसे किया जाए, कैसे हम गणितीकरण यानी गणित हम कैसे करते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम उससे एक सवाल से कई सवाल कर सकते हैं। तो आपको बोला कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? साइंटिस्ट किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन आपको दे रखा है डेविड हेविलर, जॉर्ज पोलिया, वेन हाइलर, वाइगोत्स्की। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? डेविड व्हीलर ने बताया था कि आप जो है अधिक गणित जानने की अपेक्षा क्या करो, आप गणितीकरण कैसे करते, गणित को कैसे सीखते, कैसे आप उससे आगे बढ़ सकते हो, कैसे कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं, कैसे कंसेप्ट यूज होते हैं, उस पर फोकस करो, ना कि सिर्फ आप गणित के अधिक से अधिक जानकारी रखो। मैंने ये बोला था कि गणितीकरण कैसे किया जाता है, इस पर फोकस करो, रटना नहीं है। ये आपका क्या है? जॉर्ज पोलिया। तो जॉर्ज पोलिया जो आपका, ये जॉर्ज पोलिया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया कि भाई जॉर्ज पोलिया है कि इन्होंने क्या बताया था। और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? सीटेट। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए इस क्लास का नाम ही क्या है? सीटेट मैराथन स्पेशल है आपका बैच। तो जॉर्ज पोलिया से आकर आपसे पूछा जाए कि क्या किया था, तो जॉर्ज पोलिया ने 2 उद्देश्य दिया था। कौन कौन से? एक उद्देश्य दिया था इन्होंने संकीर्ण उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य दिया था। इसके अलावा इन्होंने जॉर्ज पोलिया ने एक दिया था ऊंचा उद्देश्य। ऊंचा उद्देश्य। यह आपका जो संकीर्ण उद्देश्य है, इसके अंदर हमें किसके बारे में पता चलता है? संख्यात्मक क्रियाएं। संख्यात्मक क्रियाएं, जैसे कि संख्यात्मक क्रियाएं कैसे? तो जैसे कि मापन। संख्यात्मक क्रियाएं कैसे? जैसे कि मापन हो गया आपका। फिर आपका जैसे कि ये हो गया कि भाई मतलब मापन कर रहे हैं, अनुपात हो गया, परसेंटेज हो गया। ये सभी के सभी क्या आते हैं आपके? जैसे कि भिन्न हो गया, भिन्न। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी आपके होते हैं संकीर्ण उद्देश्य, यानी कि संख्यात्मक क्रियाएं, मापन, अनुपात, भिन्न, इस तरीके से। फिर उन्होंने एक और उद्देश्य दिया था ऊंचा उद्देश्य। एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार ऊंचा उद्देश्य क्या है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो ऊंचा उद्देश्य होता है, इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो बच्चों के अंदर, यानी बच्चों में चिंतन विकास, यानी सोचने की क्षमता कैसे इंक्रीज हो सकती है, कैसे बढ़ सकती है। बच्चों में चिंतन विकास की बात की जा रही है। चिंतन विकास, ये आपका क्या होगा?
ये हो गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये तो पूछा ही गया है, और इसके बारे में भी पूछा गया है, जॉर्ज पोलिया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? देखो आया हुआ है जनवरी 2021 सीटेट। अभी मैं आपको जो अभी समझाया था कि भाई जॉर्ज पोलिया ने क्या क्या बताया था, तो उसमें से देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई संकीर्ण उद्देश्य क्या है, संकीर्ण उद्देश्य क्या है। तो ये सीटेट जनवरी 2021 का सवाल पूछा गया 21 में। देखते हैं ये संकीर्ण उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि संकीर्ण उद्देश्य क्या, संख्यात्मक क्रियाएं जैसे कि मापन, अनुपात, भिन्न आदि। आपको दे रखा है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाले सक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। ऑप्शन बी दे रखा है, विद्यार्थियों में सामान्यकरण क्षमता का विकास करना। तीसरा दे रखा है, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कन को प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। ये है। तो इसमें अब मैं आपको बता चुका हूँ कि संकीर्ण उद्देश्य के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है संख्यात्मक क्रियाएं। अभी आपको बताया था संख्यात्मक क्रियाएं, यानी कि जो संख्याएं क्रियाएं होते हैं, संख्यात्मक क्रियाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, संख्याओं और संख्याओं पर होने वाले क्रियाएं बोलो का संचालन करने में क्या होता है। इसको क्रियाएं को कभी कभी जो ये भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे ये लिख लो, सक्रियता लिख लो। तो संख्यात्मक सक्रियता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दिया गया है गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। यह आपका सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है ये। यानी आपसे पूछा गया कि भाई कौन सा है, यानी क्या क्या मतलब स्टेप हो सकते हैं। इसमें स्टेप दे रखा है कि गणित के उच्च प्राथमिक स्तर को किन किन कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या कैसे कैसे मतलब किस किस तरीके से। तो मानस दर्शन, पक्षांतरण, कंठस्थ करना, सामान्यकरण, अनुमान लगाना। तो किस किस से करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सीरीज क्या है, कि भाई किस स्टेप क्या क्या है। तो इसका जो होता है आपका पहले होता है मानसीकरण, मानस दर्शन, कि भाई पहले सबसे पहले आप किसी को दिखा रहे तो क्या होता है, आप बताओ कि भाई ये मैथ है, ये इसके अंदर आप उसके बारे में बताओगे तो आपका ये होता है। उसके बाद होता है पक्षांतरण, ये होता है स्टेप बता रहा हूँ कि भाई किसी को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे मैथ से। उसके बाद होता है आपका सामान्यीकरण, उसके बाद होता है आपका ये अनुमान लगाना। ये तो जब आप किसी को ये स्टेप आपको देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, आप गणित है उच्च प्राथमिक स्तर पर बोला जाए और उसमें बोला जाए कि किस विकास पर यानी किस कौशल पर प्रोत्साहन देना चाहिए, किस किस तरीके से। तो आप बोलोगे मानस दर्शन सबसे, पक्षांतरण, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना। तो इसका कौन सा है, देखो ऑप्शन देखो ABCD, ये तो नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन क्या है आपका ABDE। सबसे पहले क्या है मानस दर्शन, पक्षांतरण ये है आपका। फिर क्या आपका सामान्यीकरण ये है। उसके बाद कौन सा आपका E यानी अनुमान लगाना ये। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा A, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। यानी अगर मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि किसी को, कोई इंसान है, उसका मैथ अच्छा हो, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक व्यक्ति का मैथ अच्छा कैसे हो सकता है, क्या क्या आवश्यकता होती है। तो आपको दे रखा ऑप्शन गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की। देखो ये तो नहीं हो सकता, अगर भाई आप सिर्फ सूत्र याद कर रहे हो तो क्या आपका मैथ बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हल को याद करने के लिए, आप मान लो कि भाई आपने क्या किया है, सॉल्यूशन को रट लिया है,
आप जो है मैथ को रट लियो तो भाई वो तो गलत है। अगर आप मान लो जैसे कि वैल्यू चेंज आएगा, डिजिट चेंज होगा, तो आप उसको क्या करोगे, आपका रटाफिकेशन काम नहीं आएगा। यानी आप किसी भी क्वेश्चन के हल को, सॉल्यूशन को आप याद नहीं रख सकते हो ना, अगर याद रख भी लोगे तो गलत है ये, ठीक है। गणनाओं में प्रवीणता की, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अमूर्त चिंतन और तर्क संगत। मैथ देखो कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले वर्ड देखोगे लॉजिकल, कि भाई मैथ आपका क्या लॉजिकल पे डिपेंड करता है। तर्क संगत, सोचने की क्षमता, आप कैसे तर्क लगाते हो, कैसे एक क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाते हो। यानी कि ऑप्शन होगा अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही। तो तभी एक इंसान का क्या होगा, गणित अच्छा हो सकता है। आप सूत्र, फॉर्मूला, सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, आप सिर्फ फॉर्मूला रट लो उससे भी काम नहीं चलेगा। अगर आपने उसको सॉल्यूशन को रट लिया है तो उससे भी काम नहीं चलेगा। यानी आपकी चिंतन, सोचने की क्षमता, लॉजिकल लगाने की क्षमता, इस चीज़ पर डिपेंड करती है। मैथ का किसी व्यक्ति का अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर डिपेंड करती है। ये भी आपका सीटेट 2011 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है, माध्यमिक विद्यालय में से दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। गुणनफल की बात की जा रही है। तो महत्व दिशा जानना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। क्या इस पर महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल हो गया और विभाजन क्या आपस में क्या है, प्रतिलोम का क्या अपोजिट होते हैं। फिर आपको दे रखा है संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा दे रखा है, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। तो आप ही बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है ना कि भी आप गुणनफल को समझना है, तो आप कैसे समझोगे। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या होगा कि ये होगा कि प्रक्रिया का चित्रात्मक रूपों में प्रदर्शन करना अच्छा होगा। यानी चित्रात्मक कैसे, अगर मैं ऐसे बोलूँगा भाई एक चित्र ये है, एक चित्र ऐसे आपने बना दिया, एक चित्र ऐसे बना दिया, यानी किसी चीज़ को आप चित्रात्मक, कोई भी चीज़ काम करे तो अगर चित्रात्मक तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रदर्शन आप कर रहे हो, तो वो क्या होगा कि वो चीज़ें समझने में ज़्यादा ईजी होगी। भाई आप ऐसे बना लो, मतलब कि आप किस तरीके से करोगे, या आप ऐसे बना लो इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को चित्रात्मक, यानी कि चित्र के द्वारा अगर आप दिखा रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन सभी ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है क्या है, आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त की यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। यह आपका पूछा गया है, सीटेट जनवरी 2021 का सवाल है। और ऐसे सवाल क्या होते हैं, फिर से रिपीट होते हैं। ऑप्शन आपको दे रखा है कि भाई आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त सही है, कि त्रिभुज होने के लिए शर्त ही चीज सही है, कि रेखाखंड भी जरूरी है। आपसे पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त है, ना तो आवश्यक और ना ही पर्याप्त शर्त है। आवश्यक, देखो यहाँ पे तो नेगेटिव की बात की जा रही थी, ये ऑप्शन नहीं होगा। ना तो आवश्यक और ना ही पर्याप्त शर्त है, तो ये तो हो नहीं सकता। भाई कुछ ना कुछ तो शर्त जरूर होगा। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है, पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है, आवश्यक शर्त नहीं है। तो देखो आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा कि आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। भाई जरूरी भी है लेकिन अगर शर्त ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किस विधि से यह सिद्ध किया जाता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम ही होता है। सम का मतलब क्या होता है, इवन नंबर सम, यानी कभी भी दो सम का, यानी इवन नंबर का कभी भी क्या होगा, योग क्या होता है, हमेशा इवन ही होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति, प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, प्रति सकारात्मक उत्पत्ति। तो देखो आगमन विधि द्वारा तो नहीं होता, प्रतिवाद क्या उसके अपोजिट में हम ले सकते हैं कि उसका अपोजिट आंसर आ सकता है, तो ये तो नहीं होगा। प्रति सकारात्मक उत्पत्ति, यानी कि देखो अगर जैसे कि दो सम है, अब दो सम का तो हमेशा क्या आ जाएगा,
यानी दो सम पूर्णांकों का योग क्या होगा, सदैव सम ही आता है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखो प्रत्यक्ष, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो, यानी प्रत्यक्ष उपपत्ति द्वारा आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। प्रत्यक्ष उपपत्ति द्वारा क्या होगा, इस क्या हो जाएगा, आप दो सम है यानी कि दो इवन नंबर है, तो उसका जो आप वो कर निकालोगे सम, तो उसका भी क्या आ जाएगा, वो सम ही आएगा, यानी कि वो क्या आ जाएगा, आपका इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गणितीय कक्ष का प्रभावी बनाने के निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। यह आपका सीटेट दिसंबर 2019 का सवाल है, और ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए ये क्लास क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑप्शन ये दे रखा है कि समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। महत्व, अब देखो कोई भी समस्या है तो क्या आप समूह में उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं भाई, ये इसका प्रभावी आंसर तो नहीं है। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है लास्ट, अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। यानी कि देखो इस सवाल का, यानी कि गणितीकरण कक्षा में क्या दे रखा है आपको, प्रभावी बनाने के लिए आप गणित है उसको आप अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो कक्षा में, तो कैसे कर सकते हो। क्या आप किसी सवाल का, मैथ का कोई भी सवाल है, क्या आप समूह में उसको सॉल्व कर सकते हो। समूह में सॉल्व करना क्या हो जाएगा, उतना सही नहीं होगा। दूसरा क्या दे रखा है ऑप्शन, महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। क्या आप अनिवार्य रूप से सिर्फ यही समझोगे कि भाई उसी से हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, या इसी से हम इसको ऐसे ही करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्या है कि आप कैसे उसको समझ सकते हो, यानी कि एक गणित के सवाल को आप बेहतर कैसे समझ सकते हो, या कैसे आप उसको प्रभावी किसी को समझा सकते हो, या आप खुद से प्रभावी तरीके से कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। कैसे, देखो एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आप एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, अगर उसको आप हल कर रहे हो, अलग अलग तरीके से हल करो। कैसे करो, आप उस सवाल को अलग अलग तरीके से हल करो। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर कि भाई एक ये दे रखा है, एक पर्सन है, आप हल करोगे तो क्या होगा, आप मान लो कि एक तरीका है, एक तरीका आपका ये हो गया, एक तरीका आपने यहाँ पे सॉल्व किया, ये दूसरा तरीका हो गया, तीसरा तरीका, चौथा होगा। यानी एक सवाल को आप अलग अलग तरीके से अगर कर रहे हो सॉल्व, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस आप अलग अलग तरीके से करो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या स्टेप लग रहा है, किस तरीके से हो रहा है। यानी एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक सवाल को कई तरीके से सॉल्व करने की एबिलिटी है, लॉजिक लगा सकते हो, यानी कि आपका मैथ क्या है, अच्छा है, आप कर सकते हो, रटाफिकेशन नहीं चलता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही होगा कि भाई एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आप अलग अलग डिफरेंट तरीका अपना सकते हो, ताकि एक सवाल को प्रभावी तरीके से किसी को समझा भी सकते हो, या खुद भी आप समझ सकते हो। ये इसका परफेक्ट आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। यह आपका सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन दे रखा है, प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना चाहिए, यानी एक घन दे रखा है, ठीक है, उसके वॉल्यूम के सूत्र को आप लिख लो। क्या ये सही तरीका होगा। प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या आप सिर्फ उसके संकलन, यानी कि आप कैसे कर सकते हो, क्या उसी पे भरोसा करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा दे रखा है, विद्यार्थियों को प्रारंभ में मतलब कि स्टार्टिंग में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना चाहिए, कि भाई आप दो ले लो आयतन और उसको करते रहो, आकृति दो आकृति रहो उसको करते रहो, तो ऐसा भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या होगा आंसर, देखो ये तो हो नहीं सकता कि आप एक घन ले लो उसको सूत्र लिख दो, इससे क्या आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आयतन के मापन करना ये सही होगा। ये तो परफेक्ट आंसर नहीं होगा, ये तो मुझे पता लग गया। दूसरा क्या है, प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखो आप सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे, करने की कोशिश करोगे, तो उससे क्या होगा, वो भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयास की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। एक पियाजे एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना एक थ्योरी दी है कि ये बताओ कि दिक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ये भी आपका सीटेट दिसंबर 2019 का सवाल है। आपको दे रखा है ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ऑप्शन दे रखा है आपका ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत क्रम में। ये दे रखा है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि बच्चों में दिक स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक, ये आपका प्रेरक है, प्रेरक ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। ये दे रखा है। ऑप्शन फोर्थ है प्रक्षेपित दिक स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। यानी आपको देखो गलत बताना है कि गलत इसमें से कौन सा है। तो देखो आप कोई भी है, ये तो आपका सही है कि भाई हाँ ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है, ये तो सही है। आपको बोला कि कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका सही है स्टेटमेंट है। ये भी सही है कि भाई आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान की समझ है, आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो उस अनुभव है आपके पास, तो आपका क्या है उस तरीके से आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हो, समझने की क्षमता सही है, तो ये भी सही है। प्रक्षेपित दिक स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो क्या होगा, क्या सही नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, आपसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है। क्या ऐतिहासिक होती है, ना कि तर्कसंगत क्रम में। भाई कभी भी मैथ की बात करेंगे तो तर्कसंगत तो होना जरूरी है। इसने क्या बोला है ना, नेगेटिव की बात कर रहा है, तो भाई ये इसका क्या होगा आंसर होगा कि ये नहीं है, ये वाला। बाकी सब सही है, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग इस चीज, ये आपका जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगातार प्रैक्टिस करो। आपको हम हर एक वीडियो मैराथन क्लास करवाने वाले हैं, जो सीटेट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ही पता है कि रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं सीटेट के, इसीलिए न्यू लक्ष्य एकेडमी का प्रयास है कि भाई आप लोगों के लिए सीधा सीधा क्या करा जाए, क्वेश्चन की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाया जाए जो प्रीवियस ईयर से। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है, रेशियो। अनुपात रेशियो होता है एंड समानुपात प्रोपोर्शन। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रत्येक को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। ये देखो जुलाई 2019 सीटेट पूछा गया सवाल ये है। इसके बारे में किसने बताया था, जोल्टन डाइनस ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, वेन हिले ने। तो इसका आंसर होगा आपका जीन पियाजे ने बताया था कि भाई अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया जाना चाहिए। ये किसने बताया था, जीन पियाजे ने बताया था। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 2019 सीटेट के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन है ये। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि √2 क्या है आपका, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होता है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है। यानी वो क्या करता है, जैसे आपको सवाल दे रखा है कि भाई √2 है, √2, तो आप बताओ कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या क्या है। तो एक अध्यापक होता है, टीचर कैसे उसको स्टार्ट करता है, तो उसको क्या मान के चलता है, लेट करता है कि लेट, उसको क्या मान के चलता है स्टार्टिंग में, रेशनल नंबर मान के चलता है कि ये भाई आपका क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव
नहीं, या बाद में वो पाता है कि भाई आपने जो लेट किया है कि भाई √2 एक रेशनल नंबर है, वो बाद में सिद्ध करके निकालता है आंसर कि भाई ये संभव नहीं है कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो उसको बाद में पता लगता है। तो यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। तो किस विधि द्वारा हमें पता लगता है? निगमन, सत्यापन, आगमन। तो आपको भी पता है कि भाई प्रतिवाद, प्रतिवाद का मतलब अपोजिशन यानी कॉन्ट्रावर्सन, या आप बोल सकते हो कि हमारा जो हमने जो लेट किया है वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, गलत है कि भाई ये क्या आपका √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऐसा नहीं है, तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्या इरेशनल नंबर है। इसीलिए आप किस विधि द्वारा फाइंड किया जाता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है। लेट करके हम लेके चलते हैं कि भाई ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। हम जैसे कि आपको दे रखा है जैसे कि √2 है, तो आप पहले क्या लेट करोगे, क्वेश्चन दे रखा है कि भाई √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, कैसे आप प्रूव करो, प्रूव करो। तो आप क्या करोगे, इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मानोगे कि लेट करोगे कि भाई ये क्या है, √2 इज अ रेशनल नंबर। आपने लेट कर दिया। जब आप लेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जब आप स्टार्ट करोगे करना, तो धीरे धीरे आप PYQ के फॉर्म में लिखोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे। सॉल्व करते करते आपको लास्ट में पता लगेगा कि भाई √2 क्या है, आपका रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। इसीलिए आपका जो आपने जो लेट किया था वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, गलत है। वो आपका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया। आप जो आपने अनुमान लगाया था, लेट का मतलब क्या था, अनुमान लगाना, तो गलत है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा प्रतिवाद, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अपनी कक्षा में गुणा का अवधारणा को पढ़ाने के लिए के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चे को बोला कि 48 को 4 से गुणा करो। 48 को किससे गुणा करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये बोला उसने। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया, कि उसने लिखा नहीं, मौखिक होता है क्या, ओरली उसने हल करना स्टार्ट किया। 48 को 4 से गुना करने के लिए हमने क्या किया, हमें पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं तो क्या होता है 192 बनता है। देखो, एक शिक्षक ने स्टूडेंट को बोला कि भाई आप क्या करो 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 1 मल्टीप्लाई कर दो, बाद में आप 96 ऐड कर दो। लेकिन उस छात्र ने क्या किया, उसको ऐसा नहीं किया, उसने क्या कर दिया, सीधा सीधा उसको वो कर दिया, ऐड, मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐड कर दिया। तो सीधा सीधा उसने क्या किया, वो तो किया नहीं, उसने क्या किया, उसने पहले क्या 48 को 48 से जोड़ दिया, तो कितना आ गया 96 आ गया। बाद में उसने क्या किया, उसके अंदर फिर से ऐड कर, देखो पहले 48 में 48 जोड़ता है, फिर उसमें क्या करता है 96 और जोड़ता है, तो आंसर क्या बनता है 192। यानी आप 48, उस टीचर ने बोला कि 48 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया 48 प्लस में 96 को ऐड किया, तो दोनों आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो आपको बताना है कि भाई इस प्रकार जो उत्तर आया कितना 192 आया, तो कैसे आया। गुना की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि भाई उस स्टूडेंट ने कैसे क्या किया है। तो आप देखते हो ऑप्शन, बच्चे ने गुना करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया है, संख्याओं को गुना करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं है, मल्टीप्लाई करना है तो एल्गोरिथम का यूज क्यों करेंगे, ये से नहीं होगा। उसे गुना की अवधारणा समझ में नहीं आई, ऐसा भी नहीं है। अगर वो उसको समझ में नहीं आता तो क्या वो आंसर निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। दी गई समस्या एक गुना समस्या और योग की समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो नेगेटिव है, गलत है ये। उसने गुना को बार बार योग के रूप में के समस्या को समझा है, यानी उसने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बजाय उसने क्या किया, बार बार ऐड कर दिया। जैसे 48 को फिर 48 से प्लस कर दिया, फिर उसमें 96 ऐड कर दिया, यानी कि उसको अगर आप डायरेक्ट 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर 192 आएगा। लेकिन उसने मल्टीप्लाई को क्या समझा है, गुना को उसने क्या समझा है, योग समझा है, यानी कि सम करता चला गया। वो 48 प्लस है 48, फिर क्या किया उसने प्लस में 96 कर दिया, तो इसका सीधा सीधा क्या हो गया, उसने बार बार गुना की जगह योग का इस्तेमाल किया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। यह आपका दिसंबर 2018 सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं इसका, समय से संबंधित
वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। बच्चों को पढ़ाना की घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, ऑप्शन ये हो गया। तीसरा ऑप्शन है बच्चों का पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। अब आपको बोला गया है कि भाई बच्चों को समय की जानकारी अवधारणा कैसे हमें देना चाहिए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा कैसे। बच्चों को पढ़ाना की घड़ी में समय की यानी कि समय को कैसे पढ़ा चाहिए। देखो ये आपका एक वॉच है, वॉच के अंदर आप सबसे पहले क्या बताओगे बच्चों को कि देखो स्टूडेंट ये क्या आपका एक वॉच है। वॉच के अंदर ये इस तरीके से आपका क्या होता है, मिनट वाली सुई। ये क्या होता है आपका इस तरीके से, ये आपका आवर हैंड हो गया। ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। फिर आप इसमें नंबरिंग बताओगे कि ये नंबरिंग है, ये नंबरिंग है। इस तरीके से आप इनकी नंबरिंग बताओगे। तो अगर आपने ये चीज़ बताओगे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, उससे समय की जानकारी स्टूडेंट को मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आपका ये हो गया ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा में उपयोग होने वाले पूछताछ की रणनीति क्या होना चाहिए। को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। शिक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने के लिए आलोचनात्मक रूप से समझने में मदद करती है। तो ये बताओ आपका आंसर कौन सा यहाँ पर राइट हो सकता है। आप लोग एक बार ऑप्शन देखो क्या क्या सही हो सकता है। हाँ भाई बताओ आप। तो ये क्या आपका आपको दे रखा है कि को हतोत्साहित करना चाहिए कि यह बच्चे को नीचा दिखाते जो उत्तर देने में असमर्थ है। भाई ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नेगेटिव बात हो रही है, ये तो सीधा सीधा नेगेटिव बात हो रही है। कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाते हैं क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं, उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है, ये भी नेगेटिव बात है, ये गलत है। ये आपका राइट आंसर होगा। बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने के लिए आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए, ऑप्शन दे रखा है गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, ये तो भाई गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गणित के विषय के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को गणित की कक्षा में प्रेम में और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हैं और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, ये। हाँ, ये सवाल आ गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंक यानी 3 डिजिट का क्या चाहिए आपको, लार्जेस्ट नंबर। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर कितना होता है, 9999 होता है। और 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या, तो 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100। इन दोनों को ऐड कर दो तो 100 कितना आएगा, 9 और कितना होगा 109। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा, 1099। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 संख्याओं का योग 9 है, यदि एक संख्या -15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखो मान लिया कि उसने क्या बोला कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग का मतलब क्या, x प्लस में y बराबर कितना है, 9 है। इसमें से एक संख्या मान लो 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगा,
तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि y बराबर कहाँ जाएगा 9, ये माइनस का इधर कितना आ जाएगा प्लस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 की पावर ये आपका ये दे रखा है 3 की पावर 243 को 2 से भाग करने पर शेषफल रिमाइंडर, शेषफल का मतलब क्या होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ऐसे सवाल ही पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको किससे करना है 2 से। अब आप पहले आप क्या करो 3/2, यानी अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये आपका ये 2 है, ये आपका क्या है 3 है, 2 का अंदर रिमाइंडर कितना बचा 1। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 की पावर कितना दे रखा है 243, यानी 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, 1 की पावर 243 कर लो तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। भाई 1 की पावर आप 1000 कर लो फिर भी क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 की पावर 124 इंटू 5 की पावर 428 इंटू में 2 की पावर 492 में इकाई का अंक। आपसे क्या पूछा गया इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट होते हैं ना इसको, इकाई का अंक यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे क्या होगा। देखो मैं आपको बता दूंगा कि जब 0 1 5 1 मिनट 0 1 5 और 6, जब किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 हो तो इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आता है, इसका यूनिट डिजिट भी क्या आता है आपका सेम आता है, यानी कि इसका कितना आता है 0 1 5 और 6 का 6 आता है। तो ये देखो इसका क्या होगा, ये 5 है आपको दिख रहा है 5, तो 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट यहाँ से क्या आ जाएगा 5 ही आने वाला है, इसका तो 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 है 3, तो यहाँ पे देखो यहाँ 3 की पावर है 124, 3 की पावर आपका दे रखा है 124, तो आप क्या देखोगे 3, देखो ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद 2 3 7 और 8, इनमें क्या होती है 4 4 की साइकिल चलती है, 4 4 की क्या चलती है साइकिल चलती है। तो आप क्या करोगे कि इसको जिसके लास्ट के डिजिट है ना ये 24, इसको आप 4 से डिवाइड करो, अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 की पावर इंटू में कितना हो जाएगा 4। ये देखो 2, अब देखो 2 3 7 8 हो तो कितनी की साइकिल चलती है 4 की साइकिल चलती है, इसीलिए इसके लास्ट डिजिट को आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो फिर से कितना आ जाएगा 2 की पावर, अगर पूरा पूरा कट जाए तो ये जो संख्या दे रखी है उसकी पावर आप क्या करोगे 4 करोगे। 2 3 7 8 में क्या होगा, अगर आप उसको लास्ट के जो है ये है देखो ये यहाँ पर ये, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखो, अगर पूरा पूरा कट रहा है 4 से तो आप उसकी पावर क्या लोगे 4 लोगे, अगर नहीं कट रहा तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो इन दोनों की पावर लोगे। तो यानी ये कितना हो जाएगा भाई 81 इंटू में कितना आ गया 5 इंटू में कितना आ जाएगा 16। देखो अब यूनिट डिजिट इसकी 1 5 और ये कितना होगा 6 5 6 30 0, इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, इसका राइट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला ये टॉपिक सवाल है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको आप इस साइड से राइट हैंड से स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, राइट हैंड से ये ऐसे यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ये देखो इधर से स्टार्ट करोगे तो रूट 25 क्या होता है, रूट 25 क्या होता है 5, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 5 और ये कितना आ गया 20, कितना हो गया 25 25 का अंडर रूट क्या होता है फिर 5 5 और ये कितना होगा 76, तो 76 और 5 कितना हो गया 81, और रूट अंडर रूट 81 का वैल्यू कितना होता है 9 इज द राइट आंसर। तो ये आपका सवाल, आपको ऐसा जब सवाल आ जाएगा अंडर रूट में इस तरीके से दे रखा होगा तो आप राइट हैंड से स्टार्ट करो सॉल्व करना और इस तरीके से यहाँ पहुँच जाओ। रिपीट कर रहा हूँ, देखो रूट 25 है, रूट 25 क्या होता है 5, इस ये खत्म, ये रूट खत्म, ये वाला रूट खत्म, यहाँ से कितना आ गया 5, यहाँ पे प्लस है तो 20 प्लस में 5 कितना होगा 25 फिर रूट आ गया तो रूट 25 कितना होता है 5, तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से इस रूट ये रूट खत्म, अब कितना आ गया 5 प्लस में 5 हो गया प्लस में 76 कितना हो जाएगा रूट का अंडर रूट 81 का मतलब 9। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा ये कि भाई अंडर रूट 12 माइनस में अंडर रूट 12 माइनस में अंडर रूट 12 माइनस में अंडर रूट 12,
ऐसे सवाल आ जाए, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे एक तरीका। अगर ऐसे पैटर्न का सवाल आ जाए, एक पैटर्न होता है, अगर ऐसे आ जाए कि रूट, जैसे ऐसे आ जाए भाई, इस तरीके से आ जाए कि 4 प्लस फिर रूट 4 प्लस में फिर क्या हो जाएगा रूट, इस तरीके से आ जाए, रूट से सीधा सीधा रूट 4 फिर प्लस में रूट 4, ऐसे आ जाए। ऐसे वाले में या तो प्लस आ जाए, इस तरीके से आपका चलेगा। और यहाँ पे देखो या तो प्लस 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 आ जाए या माइनस माइनस आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, देखो मैं आपको बताऊंगा कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है, वो भी बहुत जल्दी। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। अंडर रूट लिखोगे 4x प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस माइनस में 1। अगर आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस टाइप के सवाल है, इस टाइप के पैटर्न है, अगर आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है माइनस से स्टार्ट माइनस है तो आप क्या लोगे यहाँ पर -1। अगर मान लो यहाँ पे प्लस स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या लोगे प्लस का 1, ये आ गया। तो इसमें पुट एक्स या एक्स जो आपका एक्स है, एक्स की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे। तो पुट करते हैं, ये आपका अंडर रूट 4 है, 4 और 4 कितना है 12, एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, प्लस में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। और आपको ही पता है कि यहाँ पर माइनस है, ये क्या है आपका माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस होगा तो आप यहाँ पे क्या लोगे माइनस का 1 लोगे। अगर प्लस होता, देखो इस वाले में क्या होता था आप +1 लेते, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 चौक कितना होगा 48 प्लस में 1 49, यानी रूट 49। रूट 49 का मतलब क्या होता है 7, ये 2 हो गया माइनस का 1, तो ये सीधा सीधा आ गया 6 अपॉन में 2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 पॉजिटिव। अगर प्लस वाला पैटर्न चल रहा है तो आप यहाँ पे +1 लोगे, अगर ये माइनस वाला पैटर्न चला तो आप क्या लोगे माइनस का 1 लोगे। ये इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 रूट एक्स प्लस में 3 रूट एक्स, ये आपका क्या है 2 रूट एक्स प्लस में 3 रूट एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी रूट एक्स है, यहाँ पर भी रूट एक्स है, यानी रूट क्या है सेम है, तो इसको आप ऐड कर लो, कितना आ गया 5 रूट एक्स बराबर कितना है 40। तो यहाँ से आप कैसे करोगे, यानी x अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ गया 40 अपॉन में कितना आ गया 5, यहाँ से कितना आ गया 8, यानी रूट एक्स की वैल्यू कितना आ गया रूट एक्स बराबर कितना आ गया 8। आप यहाँ से आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ गया। अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, यानी कितना आ गया x की वैल्यू कितना आ गया 64। सीधा सीधा ऑप्शन देख लो कौन सा है 64, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये वही सवाल है, बिल्कुल सेम टाइप का पैटर्न है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो जब ऐसा सवाल आ जाता है आप क्या करोगे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो सॉल्व करना, दाएं तरफ से ऐसे सॉल्व करते करते आप पहुंच जाओ लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाओ। तो ये आपका राइट साइड है, राइट साइड से आप सॉल्व करना से स्टार्ट कर दो। देखो रूट 16 की वैल्यू कितनी आता है 4, यहाँ पे प्लस है तो कितना आ जाएगा रूट का 36, यहाँ से क्या आ जाएगा रूट का 36, रूट 36 कितना हो जाएगा 6, यहाँ से ये जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में, देखो 250 प्लस में 6 कितना होगा 256 रूट में 256 कितना होगा 16 आ गया, और यहाँ पे 16 ये आ गया, यानी प्लस कितना हो जाएगा 16, 65 और प्लस में 16 आप ऐड कर लो, कैसे करोगे 65 अपॉन में 16 कितना होगा 1 आ गया, कितना बचेगा 1 7 और 8, यानी कि रूट 81, लास्ट में क्या बचा रूट 81, सीधा सीधा किसका है 9 का है। बस सॉल्व हो गया ये, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है। ये आपका सीटेट 2018 का क्वेश्चन पूछा गया सीटेट। ये अब देखो इस सवाल में क्या दे रखा है कि एक पार्क है, एक पार्क में कितने पौधे हैं 784 पौधे हैं, ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। यानी कि देखो जैसे कि एक पंक्ति ऐसे बना दिया, पंक्ति ऐसे बना दिया गया है, ऐसे पंक्ति बना हुआ है। अब इस पंक्ति में जितने भी क्या है आपका लाइनिंग है, जितने भी क्या है लाइनिंग है, उतने ही क्या है पौधे लगे हुए हैं।
यानी आप ऐसे लेट कर दो कि भाई लेट आप ऐसे कर सकते हो कि भाई पौधों की संख्या मान लो x है, उतने ही क्या है पंक्ति है। पौधों की संख्या क्या है x है, उस और पौधे की संख्या कितनी है x है, और पंक्ति भी कितना है x है, बराबर ये आपको कितना देगा 784। तो यहाँ से x है, x का स्क्वायर कितना होगा 784। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा √784। यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और 784 किसका होता है स्क्वायर रूट 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपको देखा क्यूब रूट, यहाँ पे देखो 3 है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट माइनस में इतना। ये किसका क्यूब रूट होता है, यहाँ पे माइनस आप क्या लगाओगे माइनस का 45 माइनस का 512 किसका होता है 8 का, माइनस का 45 माइनस का 8 कितना हो गया 53 माइनस का 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्यूब रूट 500 और इतना रूट 16, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा क्यूब रूट कितना आएगा ये सीधा सीधा देखो 16 पंचे कितना हो गया 80 और डबल जीरो 80 तो ये होगा, डबल जीरो ये होगा, ये किसका होता है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है आपका √16 √8 √4। तो आपको देखो कैसे सॉल्व करना है लास्ट से, यानी यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो √4 का कितना होता है 2 हो गया ये, और 2 और इंटू में कितना हो गया 8 16 का कितना हो गया 4, ये आपका 16 का 4 हो गया, और फिर ये आपका कितना होगा 16 का 4, यानी सीधा सीधा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए। देखो एक पूर्ण घन यानी एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 686 में हमें क्या सबसे छोटी संख्या को की गुना की जानी चाहिए ताकि आपका क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसको देखो इस सवाल को आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे इस तरीके से क्यूब बनाना है 68600, इसको आप किससे डिवाइड करो 2 से 34300, फिर इसको किससे करोगे इससे करोगे तो ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा 17150, ये आ गया। फिर अगर आप 2 से करोगे 2 से तो 85, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 16 8 बार में, फिर 5 फिर कितना आ जाएगा 8575 आ गया। फिर आप इसको डिवाइड कर दो, आप देखो यहाँ से 2 से तो नहीं कटेगा, फिर किससे काट के देख लो आप 5 से देख लो, किससे देख लो 5 से, तो यहाँ से आप देखोगे तो 1715, फिर इसको किससे करोगे 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 5 या 15, 5 या कितना हो जाएगा 15 आ गया, कितना हो जाएगा 21 4, और ये आपका कितना होगा 3, तो ये कितने बार में कटेगा सीधा सीधा 7, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ 3 4 3 यानी कि 7 49, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से आप करोगे सॉरी यहाँ 7 से तो कितना आ जाएगा ये आपका आ गया, ये आपका हो गया यहाँ पर आ गया 49, ये आपका 7 और 7। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आ गया, यानी कि 2 की पावर कितना होगा 3, 5 की पावर कितना होगा 2, और 7 की पावर कितना होगा 3। अब क्यूब में कितना होता है कि पावर 3 होनी चाहिए, देखो यहाँ पर तो इसकी पेयर तो कंप्लीट है, 2 की पावर 3 है, यानी क्यूब में भी पावर क्यूब के लिए क्या होता है 3 होना, 3 का पेयर होता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर बताओ किसकी कमी है, एक 5 की कमी है, यानी 5 1 की और मल्टीप्लाई कर दो तो इसका राइट आंसर होगा कि 5। अगर आप 5 इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लेक्चर एकेडमी, ताकि जो है आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आए, और अपने आप जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैराथन की क्लास के साथ।